सर, जैसा कि आपने अभी बताया पूना पैक्ट के तहत एससी-एसटी में पॉलिटिकल रिज़र्वेशन मिला एससी-एसटी को। तो सर क्या ओबीसी को पॉलिटिकल रिज़र्वेशन है या नहीं है? इसके विषय में आप सर बताएँ। पॉलिटिकल रिजर्वेशन केवल जो है यह एससी एसटी के लिए है, ओबीसी वर्ग के लिए नहीं है। लेकिन यदि हम ग्राम विधानसभा को देखें, जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं, नगर पंचायत कहते हैं, क्षेत्र पंचायत कहते हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत कहते हैं, इसमें स्थानीय स्तर पर राजनीतिक आरक्षण है, जिसके कारण जो है इन्हें आरक्षण मिलता है। लेकिन विधानसभाओं और संसद में जो है इनका आरक्षण नहीं है। यदि ओबीसी समाज अपने राजनीतिक अधिकार के लिए यह जागरूक नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से यह विधानसभाओं में और संसद में आरक्षण के अधिकार से वंचित रहेगा। और इसका परिणाम यह है कि जो गवर्नमेंट की नौकरियां, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की, इनका जो 27% रिजर्वेशन है, यह रिजर्वेशन तो है लेकिन यह रिजर्वेशन कभी पूरा नहीं होगा। यदि ओबीसी समाज यह राजनैतिक आरक्षण को प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए इस ओबीसी समाज के जो लीडर हैं उन्हें बाबा साहब के जीवन संघर्ष को पढ़ना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, यह बाबा साहब की सोच थी कि जब हम न्याय की बात करते हैं तो उसमें जो प्रजातंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वह समाज जो है डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक होना चाहिए। और डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हो जाएगा? उसमें 3 चीजें आती हैं। सामाजिक लोकतंत्र, राजनैतिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। यदि यह तीनों लोकतंत्र की भावना उस समाज में नहीं है या उस सरकार में नहीं है, तो होगा क्या कि जो संविधान की जो मूल भावना, जो प्रस्तावना है, जिसमें हम न्याय की बात करते हैं, तो न्याय का अर्थ यह हुआ कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। जिसका अर्थ यह हुआ, इक्वलिटी का अर्थ है समानता, लिबर्टी का अर्थ है स्वतंत्रता और फ्रेटर्निटी का अर्थ है जो है यह भाईचारा। अगर वह सरकार जिसमें यह तीनों अधिकार नहीं था, वह किसी के साथ भी जो है यह न्याय नहीं कर सकती। यदि ओबीसी समाज को पॉलिटिकल, राजनीतिक अधिकार पाना है तो इन्हें जो है संघर्ष करना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना संघर्ष को ओबीसी, एससी एसटी को अपना अधिकार नहीं मिलना है। सर, अभी आपने बताया एससी-एसटी आरक्षण के बारे में, ओबीसी आरक्षण के बारे में। अब हम आते हैं सर महिला आरक्षण। तो महिलाओं के लिए क्या आरक्षण का प्रावधान है? इसके बारे में सर ज़रा बताइए अपने से। हाँ, महिलाओं के लिए संविधान में आरक्षण की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि महिलाओं की आबादी जो है 50% है। और आज़ादी से पूर्व महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया और शिक्षा से वंचित रहने के कारण आज जब हम समाज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखते हैं तो मैं यह देखता हूं कि
अब तक कितनी महिलाएं प्रधानमंत्री बनी, कितने महिलाएं राष्ट्रपति बनी, कितने महिलाएं सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। तो ये जो डेटा है, यदि हम प्रधानमंत्री के पद पर देखें तो अब तक एकमात्र महिला स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो है यह प्रधानमंत्री पद पर पहुंच पाई, लेकिन इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 के बाद एक भी महिला क्या इस देश के प्रधानमंत्री के पद के योग्य नहीं है? यह विचारणीय प्रश्न है। अब मैं राष्ट्रपति पद को देखता हूं तो राष्ट्रपति के पद पर अब तक जो है केवल 2 ही महिलाएं जो है पहुंच पाई जो है। क्या और महिलाएं जो है यह इस पद के लिए योग्य नहीं है? यदि इसका हम डेटा देखें तो यह निश्चित रूप से जो आर्टिकल 16 है, जो अवसर के समानता की बात करता है, महिलाओं के साथ जो है भेदभाव किया गया। प्राचीन काल में भेदभाव किया गया, मध्यकाल में भेदभाव किया गया और आधुनिक काल में भी। भारत का जो इतिहास है, यदि इसको हम 3 भागों में बांट लें, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक, विशेष रूप से मैं आधुनिक काल की बात कर रहा हूँ, आजादी के बाद, तो 2 महिलाओं का केवल राष्ट्रपति पद के पद पर पहुंचना यह बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति है और भारतीय समाज में यह एक बहुत बड़ा धब्बा है। यदि इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा नहीं किया गया तो जो संविधान का आर्टिकल 15 जो कहता है कि लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, यह नाइंसाफी होगी।